हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आज जो हम पढ़ेंगे वो भारतीय इतिहास में हमारा ये सेकंड टॉपिक होगा, जिसमें हम सैंधव्य सभ्यता और संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, लेक्चर शुरू करने से पहले बस इतना कहना है कि अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम पढ़ते हैं सैंधव्य सभ्यता और संस्कृति के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, और उसके बाद क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो अगर हम देखें सैंधव्य सभ्यता और संस्कृति में क्या-क्या चीज़ें दी गई हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं सैंधव्य सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का क्या किया जाता है, प्रयोग होता है। तो सैंधव्य सभ्यता में 3 नामों का कौन-कौन सा प्रयोग होता है? सिंध सभ्यता, सिंध घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। तो कौन-कौन सा नाम यूज़ होता है? सिंध सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। तो अगर हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज कौन से वर्ष हुई थी? 1921 में हुई थी। और कौन से विभाग के द्वारा ये खोज की गई थी? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। और महानिदेशक जो थे वो सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध के लरकाना जिले में स्थित है। तो अगर हम बात कर रहे हैं हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में है, और जो मोहनजोदड़ो है ये सिंध के लरकाना जिले में स्थित है। पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की राजधानियां कहा है। इसके बाद अगला पॉइंट अगर हम देखें तो हड़प्पा जो है ये रावी नदी के बाएं तट पर, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया। तो सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया? जॉन मार्शल ने दिया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो रेडियो कार्बन पद्धति, तो रेडियो कार्बन 14 या जिसे हम C14 के नाम से कहते हैं, C14 के नाम से जानते हैं, जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की जो तिथि है, तो हड़प्पा सभ्यता की जो तिथि है वो किसके द्वारा अनुमानित की गई है? तो कार्बन डेटिंग के थ्रू पता चलाई गई है। और तिथि जो मानी गई है वो कौन सी है? 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व मानी गई है, जो सर्वाधिक मान्य तिथि है। इसके बाद अगर हम देखें तो लगभग 2300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता अपने विकास की पराकाष्ठा पर थी। यह सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन थी। तो अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो ये कौन सी सभ्यताओं के समकालीन थी? तो मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन थी। विभिन्न विद्वानों ने सैंधव सभ्यता की तिथि का क्या किया है? निर्धारण निम्नवत किया है। तो अगर हम बात करते हैं तो विद्वानों के बारे में अगर देखें तो तिथि जो निर्धारित की गई है, सभी विद्वानों के द्वारा अलग अलग तिथि का क्या किया गया है? निर्धारण किया गया है। अगर हम बात करें जॉन मार्शल की, तो जॉन मार्शल के हिसाब से 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक। अर्नेस्ट मैकी के हिसाब से अगर हम देखें तो 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। माधव स्वरूप वत्स के हिसाब से अगर देखें तो 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। और गैड के हिसाब से देखें तो 2350 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। मॉर्टिमर व्हीलर के हिसाब से अगर हम देखें तो 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। और फेयर सर्विस के हिसाब से देखें तो 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। तो ये जो समय है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बस यहाँ बुक में दिया गया है इसलिए हम ये चीज़ें देख रहे हैं। तो ये अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तिथियों को क्या किया है? हड़प्पा सभ्यता से संबंधित बताया है। इसके बाद अगर हम देखें अगला पॉइंट, तो अब तक इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान में कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान। और भारत में कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र से पाए जा चुके हैं। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुतका गेंडोर है। तो सुतका गेंडोर कहाँ है? बलूचिस्तान में है। तो अगर हम सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल की बात कर रहे हैं तो सुतका गेंडोर। पूर्वी पुरास्थल जो है वो आलमगीरपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और उत्तरी पुरास्थल मांडा जम्मू कश्मीर में है, तथा दक्षिणी पुरास्थल दैमाबाद महाराष्ट्र में है। इसका आकार कैसा है? तो त्रिभुजाकार है, तथा वर्तमान में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में क्या है? विस्तृत है। अगर हम अगला पॉइंट देखें तो प्राप्त साक्ष्यों
से ज्ञात होता है कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या जो है वो एक मिश्रित प्रजाति की थी, जिसमें कम से कम 4 प्रजातियां थी। तो मोहनजोदड़ो की जो जनसंख्या थी ये कैसी थी? मिश्रित प्रजाति की थी, जिसमें कितनी प्रजातियां थी? 4 प्रजातियां थी। पहला जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, जिसे काकेशियन भी कहते हैं, और उसके बाद भूमध्य सागरी, तीसरी अल्पाइन, और चौथी जो थी वो मंगोलायड थी। मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः जो थे वो कैसे थे? तो भूमध्य सागरी थे। अगर हम यहाँ देखें तो सिंधु सभ्यता के संस्थापकों के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचार अगर देखें, तो अगर हम देखें तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप के हिसाब से जो सिंधु सभ्यता के निर्माता थे वो कौन थे? आर्य थे। गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर के हिसाब से जो सिंधु सभ्यता के निर्माता थे वो कौन थे? सुमेरियन। और राखलदास बनर्जी के हिसाब से सिंधु सभ्यता के निर्माता जो थे वो कौन थे? द्रविड़ थे। इसके बाद अगर हम देखें तो सिंधु घाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई उन्हें निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो जो केंद्रीय नगर, तटीय नगर और पत्तन एवं अन्य नगर एवं कस्बे। हड़प्पा के टीले या ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने दी थी। तो अगर हम बात करें तो हड़प्पा के टीले या ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी जो है वो 1826 ईस्वी में किसने दी थी? तो चार्ल्स मैसन ने दी थी। वर्ष 1920-21 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पंजाब के तत्कालीन मांटगोमरी संप्रति शाहीवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा का सर्वेक्षण क्या हुआ था? आरंभ हुआ था। तो बस इसमें इतनी लंबी चीज़ें हैं, बस इसका सिंपल सा एक ही मतलब है कि वर्ष 1920-21 में दयाराम साहनी के द्वारा पंजाब पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में क्या किया गया था? रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा का सर्वेक्षण आरंभ हुआ, हड़प्पा की खुदाई प्रारंभ हुई। इसके बाद 1920-21 और 1933-34 में माधव स्वरूप वत्स ने तथा 1946 में मॉर्टिमर व्हीलर ने व्यापक स्तर पर उत्खनन करवाया। अगर हम बात करें हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के नाम से संबोधित किया गया है। तो 2 टीलों को किस नाम से? पूर्वी टीले को नगर टीला के नाम से जाना जाता था और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीले के नाम से संबोधित किया गया है। यहाँ से 6 कक्षों की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो क्या प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से हमको क्या देखने को मिलता है? अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। तो सामान्य आवास क्षेत्र के अगर हम दक्षिण में देखते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है? कब्रिस्तान देखने को मिलता है, जिसका नाम क्या दिया गया है? तो R37, जो कि कौन से क्षेत्र में है? हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट एवी की संज्ञा दी है। तो नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले को व्हीलर ने क्या दिया है? माउंट एवी की संज्ञा दी है। इसके अतिरिक्त यहाँ से प्राप्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवशेषों में एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, पीतल का बना इक्का और ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं तथा जौ के दोनों के क्या प्राप्त हुए हैं? हमको अवशेष देखने को मिलते हैं। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? तो शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। जो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है वो सिंधी भाषा में अगर हम बात करते हैं तो मृतकों का टीला होता है। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने वर्ष 1922 में किया था। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक बृहद स्नानागार है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 33 मीटर है। तो अगर हम मोहनजोदड़ो की बात कर रहे हैं तो मोहनजोदड़ो में हमको क्या मिला है? बृहद स्नानागार मिला है। और ये जो स्नानागार है अगर हम बात करें उत्तर से दक्षिण की ओर तो इसकी लगभग जो लंबाई है वो कितनी है? 55 मीटर और चौड़ाई जो है पूर्व से पश्चिम की दिशा में वो कितनी है? 33 मीटर है। इसके मध्य निर्मित स्नान कुंड की लंबाई 11.8 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई जो है वो 2.43 मीटर है। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। तो मार्शल ने क्या कहा है? ये जो स्नानागार बना था इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिली हैं। तो अभिलेख युक्त मोहरें जो हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ से मिली हैं सिंधु सभ्यता में? तो वो मोहनजोदड़ो से मिली हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो की एक अन्य इमारत जो है वो क्या है? विशाल अन्नागार है जो 45.72 मीटर लंबा
तथा 22.86 मीटर चौड़ा है। बृहद स्नानागार के उत्तर पूर्व में 70.1 गुणे 23.77 मीटर के आकार का एक विशाल भवन के अवशेष मिले हैं। संभवतः यह पुरोहित वास था तथा यहाँ पुरोहितों का विद्यालय स्थित रहा हो। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषताएं जो थी वो क्या थी, उसकी सड़क थी, और जो मुख्य सड़क है वो 9.15 मीटर चौड़ी थी, जिसे राजपथ कहा गया है। तो जो सड़क है वो क्या, उसे क्या कहा गया है, राजपथ कहा गया है। सड़कें सीधी दशा में एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए नगर को अनेक वर्गाकार अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में क्या करती थी, विभाजित करती थी। सड़कों के एक दूसरे को समकोण पर काटने को ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया जाता था। तो हमें ये ध्यान रखना है कि सड़कों के एक दूसरे को समकोण पर काटने को क्या कहा जाता था, ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया जाता था। इसके बाद मोहनजोदड़ो के पश्चिम भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला कहा जाता है। तो जो मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग है उसको क्या कहा जाता है, स्तूप टीला कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। कहाँ पे, मोहनजोदड़ो में कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था, जिसे क्या कहा जाता था, स्तूप टीला कहा जाता था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में, अगर हम मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो अवशेष मिले हैं उनके बारे में देखें तो क्या क्या मिला है, कांसे से बनी नृत्यरत नारी की मूर्ति, पुजारी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, कुंभकारों के 6 भट्टे और सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए एवं कुएं से प्राप्त नर कंकाल, घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। तो हमने ये देखा कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो हमने देखा कि कांसे की बनी नृत्यरत नारी की मूर्ति, पुजारी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, कुंभकारों के 6 भट्टे, सूती कपड़ा, हाथी का कपालखंड, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए एवं कुएं से प्राप्त नर कंकाल, घोड़े के दांत और गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चन्हुदड़ो की क्या की गई है, खोज की गई है। तो अगर हम देखें मोहनजोदड़ो से दक्षिण पूर्व में की दिशा में देखेंगे तो चन्हुदड़ो की खोज सर्वप्रथम कहाँ की गई है, तो सर्वप्रथम 1931 में किसके द्वारा की गई, एनजी मजूमदार के द्वारा की गई। वर्ष 1935-36 में इसका उत्खनन जो है, उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया, तो मैके के द्वारा। यहाँ सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर एवं झांगर संस्कृति भी कहते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि चन्हुदड़ो से सैंधव संस्कृति के अलावा प्राक हड़प्पा संस्कृति और प्राक हड़प्पा संस्कृति को झूकर और झांगर संस्कृति भी कहते हैं, के अवशेष मिले हैं। संभवतः यह एक औद्योगिक केंद्र था जहां मड़ीकारी, मुहर बनाने, भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था। मैके को यहां से मंका बनाने का कारखाना तथा भट्टी प्राप्त हुई थी। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ से प्राप्त अवशेषों में क्या क्या प्रमुख है, तो अलंकृत हाथी, खिलौना एवं कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह, सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक आदि। चन्हुदड़ो एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। तो चन्हुदड़ो एकमात्र स्थल है जहाँ से क्या मिला है, वक्राकार ईंटें मिली हैं। यहाँ किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है। तो किसी दुर्ग का अवशेष कहाँ नहीं मिला है, चन्हुदड़ो में नहीं मिला है। इसके बाद चन्हुदड़ो के बाद हम बात करते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज, तो लोथल कहाँ पे है, भोगवा नदी के तट पर है और कहाँ है, गुजरात में है। तो अगर हम देखें तो सर्वप्रथम जो खोज की थी वो किसने की थी, तो डॉक्टर SR राव ने की थी। सागर तट पर स्थित यह स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था। नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर लोथल एक लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता था। तो कभी क्वेश्चन में आए कि लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर किसे कहा जाता था, तो किसे कहा जाता था, लोथल को कहा जाता था। यहाँ से फारस की मुद्रा, सील और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए हैं। लोथल में गढ़ी तथा नगर दोनों एक रक्षा प्राचीर से क्या है, घिरे हुए हैं। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता जहाजों की गोदी, जिसे क्या कहा जाता है, डॉकयार्ड है। तो लोथल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये जो जहाजों की गोदी या डॉकयार्ड है, यहाँ से
प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण अवशेष, लोथल से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण अवशेषों में क्या क्या मिला है? धान मिला है, बाजरे का साक्ष्य मिला है, फारस की मुहर, घोड़े की लघु मृण मूर्ति और 3 युगल समाधियां मिली हैं। 3 युगल हमें क्या देखने को मिलती हैं? समाधियां। तो हमने गुजरात में लोथल को देखने के बाद अब हम देखते हैं कालीबंगा। जो कालीबंगा स्थल है, इसकी ये कहाँ पे है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज जो है वो किसने की थी? तो अमलानंद घोष ने की थी। और वर्ष 1961 में बीबी लाल और बी के थापर ने क्या किया था? उत्खनन कार्य किया था। यहाँ पूर्वी और पश्चिमी टीला अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से क्या है? घिरे हुए हैं। यहाँ पर पश्चिम दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर सैंधव सभ्यता के नीचे प्राक सैंधव संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों के बने थे, जबकि कालीबंगा के भवन जो हैं वो किसके बने हैं? कच्ची ईंटों के बने हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो के जो भवन है वो पक्की ईंटों के बने थे, जबकि कालीबंगा के जो भवन है वो किसके बने हुए हैं? कच्ची ईंटों के बने हुए हैं। इसके बाद पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुआं एवं स्नानागार बनाने में ही किया गया है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? कालीबंगा से, जिसकी जुताई आड़ी तिरछी की गई है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के समान यहाँ से 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। पूर्व की ओर स्थित टीला बड़ा, जबकि पश्चिम की तरफ जो स्थित टीला है वो क्या है? छोटा है। तो हमें कालीबंगा में ये ध्यान दिया है कि पूर्व की ओर जो टीले बने हैं वो बड़े हैं, जबकि पश्चिम की तरफ के जो टीले हैं वो कैसे हैं? छोटे थे। पश्चिमी टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया है। पश्चिमी टीले को क्या कहा गया है? कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया है। यहाँ से भूकंप आने का साक्ष्य मिला है। कहाँ से भूकंप आने का साक्ष्य मिला है? तो कालीबंगा से मिला है साक्ष्य। दुर्ग या गढ़ी वाले टीले के दक्षिणी अर्ध भाग में 5 या 6 कच्ची ईंटों के चबूतरे बने थे। एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं तथा पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त था जिसमें पशुओं की हड्डियां थी। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं एक पंक्ति में बनी थी। यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो सेल खड़ी तथा मिट्टी की मोहरें एवं मृदु भांड के टुकड़े मिले हैं। अगर देखें तो या कहाँ से? कालीबंगा से क्या क्या हमें अवशेष मिले हैं? तो सेल खड़ी तथा मिट्टी के मोहरे एवं मृदु भांड के क्या मिले हुए हैं? टुकड़े मिले हुए हैं। इसके बाद हम चलते हैं अब कालीबंगा के बाद किसको पढ़ने? धौलावीरा को। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। सर्वप्रथम वर्ष 1967-68 में इसकी खोज किसने की थी? तो खोज है जेपी जोशी ने की थी। और वर्ष 1990-91 में RS विष्ट द्वारा व्यापक पैमाने पर क्या किया गया? उत्खनन कार्य को प्रारंभ किया गया। यह नगर आयताकार बना था और इस नगर को 3 भागों में, अगर हम बात कर रहे हैं धौलावीरा को, तो 3 भागों में किला, मध्य नगर और निचला नगर में क्या किया गया था? विभाजित किया गया था। यहाँ से एक विशाल जलाशय मिला है। यहाँ के निवासी एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था से क्या थे? परिचित थे। यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सुरकोटडा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह नगर 2 दुर्गीकृत भागों, गढ़ी तथा आवास क्षेत्र से विभाजित था। यहाँ के कब्रिस्तान से कलश, शवाधान के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ घोड़े की कुछ हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम सुरकोटडा की बात कर रहे हैं। तो सुरकोटडा कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। और यहाँ नगर 2 दुर्गीकृत भागों, गढ़ी तथा आवास क्षेत्र में क्या था? विभाजित था। यहाँ के कब्रिस्तान से कलश, शवाधान के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ घोड़े की कुछ हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में? दैमाबाद के बारे में, जो कि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं तट पर क्या है? स्थित है। यह सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। तो अगर हम बात करें कौन? दैमाबाद जो है वो सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। और अगर देखें तो यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गेंडे की आकृतियां प्राप्त हुई हैं। यहाँ से कुछ मृदुभांड, सैंधव लिपि की एक मुहर, तस्तरी, प्याले आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगला पॉइंट राखीगढ़ी के बारे में। तो राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल की खोज वर्ष 1969 में सूरज भान ने की थी। तो हमें ध्यान रखना है कि राखीगढ़ी में अगर हम पढ़ते हैं तो थोड़ा अलग नाम हमको देखने को मिलता है। तो जो खोज करता थे वो कौन थे? सूरज भान थे। यह नवीनतम शोधों के अनुसार सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। कौन? राखीगढ़ी। इसके बाद राखीगढ़ी पढ़ने के बाद हम चलते हैं रोपड़ में। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में, सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसका आधुनिक नाम जो है वो क्या रखा गया है?
है, रूपनगर रखा गया है। वर्ष 1950 में इसकी खोज किसने की थी? तो बीबी लाल ने, तथा वर्ष 1953-55 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई। यहाँ से मृदु भांड, सेलखड़ी की मोहर, चर्ट के बटखरे, एक छुरा, तांबे के बडाग्र तथा कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। तो मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाए जाने का जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है? तो ये रोपड़ से मिला हुआ है। रोपड़ के बाद हम बात करते हैं किसके बारे में? रंगपुर के बारे में। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। यहाँ से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि ये लोग चावल, बाजरा और ज्वार की क्या करते थे? खेती करते थे। अब अगर हम देखते हैं तो सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल और उससे संबंधित नदियों के बारे में, तो हड़प्पा जो शहर था, हड़प्पा जो स्थल है वो कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो हमने पढ़ा सिंधु नदी के किनारे। कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे। रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के किनारे। मांडा जो है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे। दायमाबाद महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे। सुतका गेंडोर जो है ये दास्क नदी के किनारे है और पाकिस्तान में अगर हम देखें, और फिर भगवानपुरा जो है वो कौन सी नदी के पास? सरस्वती नदी के पास है। इसके बाद हम अगला स्थल देखते हैं आलमगीरपुर, जो कि कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। तो आलमगीरपुर की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से खुदाई में मृदु भांड और मनके मिले हैं। कुछ बर्तनों पर त्रिभुज, मोर, गिलहरी आदि की चित्रकारियां मिलती हैं। इसके बाद अगला हम स्थल देखें हुलास, जो कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। यहाँ से कांचली मिट्टी के मनके, चूड़ियां, खिलौना, गाड़ी आदि मिले हैं। सैंधव लिपि युक्त एक ठप्पा का भी साक्ष्य मिला है। देसलपुर से एक रक्षा प्राचीर मिला हुआ है। इसके बाद अगला हम देखते हैं सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर स्थल दक्षिण बलूचिस्तान में दाश्त नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1927 में ऑरेल स्टीन ने की थी। इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान के रूप में स्थित था। तो सुतका गेंडोर की जो खोज है वो किसने की थी? ऑरेल स्टीन ने की थी। सुतका गेंडोर किस नदी के किनारे है? दाश्त नदी के किनारे। इसका दुर्ग जो है ये एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित था। यहाँ से मृदु भांड, एक ताम्र निर्मित बाडाग्र, ताम्र निर्मित ब्लेड के टुकड़े, तिकोने, ठीकरे तथा मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके बाद अगला स्थल देखते हैं हम सोतका कोह। सोतका कोह सुतका गेंडोर के पूर्व में स्थित है। वर्ष 1962 में इसकी खोज डिल्स द्वारा की गई। यहाँ से 2 टीले मिले हैं जिसके आकार सुतका गेंडोर जैसे ही हैं। अगला अगर हम देखते हैं तो बलूचिस्तान को देखें तो बलूचिस्तान के दक्षिण तटवर्ती पट्टी पर स्थित बालाकोट एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। यहाँ से हड़प्पा पूर्व एक एवं हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसकी नगर योजना सुनियोजित थी। भवन के निर्माण में कच्ची ईंटों का, जबकि नालियों के निर्माणों में पक्की ईंटों का क्या किया गया है? प्रयोग किया जाता था। यहाँ का सबसे समृद्ध उद्योग जो था वो कौन सा था? सीप उद्योग था। यहाँ से हजारों की संख्या में सीप से बनी चूड़ियों के टुकड़े मिले हुए हैं। अगला स्थल हम देखेंगे कौन सा? बनावली, जो कि कहाँ से है? हरियाणा क्षेत्र में है। हरियाणा राज्य के फतेहाबाद में जिले में स्थित है। वर्ष 1974-77 में RS बिस्ट के द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया गया। यहाँ से संस्कृति के 3 स्तर प्रकाश में आए: प्राक सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तर सैंधव। यहाँ की सड़कें जो नगर को तारांकित भागों में क्या करती थी? विभाजित करती थी। यहाँ से क्या मिला है? तो मोहरे मिले हैं, बटखरे मिले हैं, लाजवर्द तथा कार्नेलियन के मनके, हल्की आकृति के खिलौने, तांबे के बड़ाग्र आदि के साक्ष्य मिले हैं। भगवानपुरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। तो हम बात करें अगले स्थल जिसका क्या है? भगवानपुरा जो है वो कहाँ है? हरियाणा में है, कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। JP जोशी ने इसका क्या करवाया था? जो ये भगवानपुरा स्थल है इसको किसने उत्खनन करवाया था? तो JP जोशी ने इसका उत्खनन करवाया था। यहाँ प्राप्त प्रमुख अवशेषों में सफ़ेद, काले और आसमानी रंग की कांच की चूड़ियाँ, तांबे की चूड़ियाँ, कांच की मिट्टी के चित्रित मनके आदि हैं। इसके बाद अगला स्थल हम देखें तो कौन सा स्थल है? मांडा। मांडा जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। वर्ष 1982 में इसका उत्खनन जो है वो किसने करवाया? JP जोशी तथा मधुबाला द्वारा करवाया गया था। उत्खनन से यहाँ 3 सांस्कृतिक स्तर प्राप्त हुए हैं: प्राक सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तर कालीन सैंधव। यहाँ से मिट्टी के ठीकरे, हड्डी के नुकीले बड़ाग्र, चर्ट ब्लेड, कान से निर्मित पेंचदार
पिन तथा एक आधी अधूरी मुहर आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला अगर हम पॉइंट देखें तो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोट तहसील के सनौली नाम हड़प्पन पुरस्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से? तो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से अगर हम देखें तो अगर हम देखें हड़प्पन पुरस्थल से जो मिला है वो हमें क्या मिला है? 125 मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। तो दिशा कैसी होती है? उत्तर से दक्षिण है। मिस्र की सभ्यता का विकास जो है वो नील नदी की द्रोणी में हुआ। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि सुमेरिया सभ्यता के लोग जो थे वो प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। इसके बाद अगर हम अगला पॉइंट देखें तो खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों से अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। तो हमने देखा कि जो सैंधव सभ्यता थी वो कैसी थी? मात्र सत्तात्मक थी। सैंधव सब लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के क्या करते थे? भोजन करते थे। उनके वस्त्र ऊनी और सूती दोनों प्रकार के होते थे। इसके बाद कंठहार, कर्णफूल, कड़ा, भुजबंद, अंगूठी, हंसुली, करधनी आदि आभूषण पहने जाते थे। नौसारों से स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण मिले हैं, जो हिंदू धर्म में सुहाग का प्रतीक है। सैंधव काल में पासा प्रमुख खेल था। तो हमें ध्यान रखना है कि सैंधव काल में जो पासा था वो क्या था? प्रमुख खेल था। इसके बाद अगर हम देखें तो सिंधु सभ्यता के लोगों के मुख्य खाद्यान्न, तो जो सिंधु सभ्यता के लोगों के मुख्य खाद्यान्न थे वो क्या था? तो गेहूं और जौ था। रंगपुर से धान की भूसी और लोथल से चावल के अवशेष मिले हैं। रंगपुर से क्या मिला है? तो रंगपुर से धान की भूसी और लोथल से हमें चावल के अवशेष मिले हैं। लोथल से वृत्ताकार चक्की के 2 पाट मिले हैं। सूती वस्त्रों के अवशेषों से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि यहाँ के निवासी कपास उगाना जानते थे। इसके बाद अगर हम देखें तो सर्वप्रथम सैंधव निवासियों ने कपास की खेती क्या की थी? प्रारंभ की थी। तो सैंधव निवासियों ने सर्वप्रथम काहे की खेती शुरू की थी? कपास की खेती शुरू की थी। भारत से कपास यूनान गई, जिसे यूनानी हिंडन के नाम से पुकारा गया। तो भारत से कपास कहाँ? यूनान गई, जिसे यूनानी हिंडन के नाम से पुकारते थे। भारत में कपास की खेती का प्रारंभ 3000 ईसा पूर्व में किया गया, जबकि मिस्र में इसकी खेती 2500 ईसा पूर्व के लगभग शुरू की गई। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सुरकोटडा के स्थल से कुबड़दार ऊंट के क्या मिले हैं? जीवाश्म मिले हैं। तो हमने देखा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और सुरकोटडा से क्या मिला है? कुबड़दार ऊंट के क्या मिले हैं? जीवाश्म मिले हैं। सुरकोटडा, लोथल, कालीबंगा से घोड़े की मृण मूर्तियां, हड्डियां, जबड़े आदि के क्या मिले हैं? अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग जो था वो क्या था? वस्त्र उद्योग था। तो सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख उद्योग था वो कौन सा था? वस्त्र उद्योग था। मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरणों से लिपटा हुआ सूती धागा एवं कपड़ा प्राप्त हुआ है। लोथल तथा चन्हुदड़ो में मनके बनाने का कार्य होता था। कहाँ पे? जो लोथल और चन्हुदड़ो में मनके बनाने का क्या होता था? कार्य होता था। लोथल तथा बालाकोट सीप उद्योग के लिए क्या थे? प्रसिद्ध थे। तो लोथल और अगर हम बात करें बालाकोट की तो सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे। इसके बाद हम बात करते हैं प्रमुख धातु और प्राप्त स्थल के बारे में। तो पहले देखते हैं तांबा धातु के बारे में। तो तांबा जो है वो कहाँ से? खेतड़ी और बलूचिस्तान। खेतड़ी कहाँ है? राजस्थान और बलूचिस्तान से प्राप्त हुआ। लाजवर्द जो है ये कहाँ से प्राप्त हुआ? बदख्शां, अफगानिस्तान से। फिरोजा और टिन जो है ये कहाँ से प्राप्त हुआ? ईरान से। चांदी राजस्थान की जावर एवं अजमेर खानों से और अफगानिस्तान, ईरान से। सीसा कहाँ से प्राप्त हुआ? तो अफगानिस्तान और अजमेर से। और शिलाजीत हिमालय और गोमेद जो प्राप्त हुआ है वो कहाँ से? गुजरात से। इसके बाद हम देखें अगला पॉइंट जो लिखा हुआ है वो सैंधव निवासियों का आंतरिक एवं बाह्य व्यापार उन्नत अवस्था में था। सिक्कों का प्रचलन नहीं था। हमें ध्यान रखना है सिक्कों का प्रचलन नहीं था। क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था। लोथल और मोहनजोदड़ो से हाथी दांत के बने तराजू के पलड़े मिले हुए हैं। तो लोहल और मोहनजोदड़ो से हाथी के दांत के बने तराजू के क्या मिले हुए हैं? पलड़े मिले हैं। उनके बाट मुख्यतः कैसे होते थे? तो घनाकार होते थे। कुछ बाट बेलनाकार, ढोलाकार, वर्तुलाकार प्रकार के भी मिले हैं। सारगोन युगीन सुमेरियन लेख से ज्ञात होता है कि मेलुहा
दिलमुन तथा मगन के साथ मेसोपोटामिया के साथ क्या थे, व्यापारिक संबंध थे। तो सारगोन युगीन सुमेरियन लेख से हमें क्या पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे उनके मेलुहा दिलमुन तथा मगन के साथ मेसोपोटामिया के साथ क्या थे, व्यापारिक संबंध थे। अब इसके बाद अगर हम देखें तो मेलुहा कौन थे, तो मेलुहा की पहचान जो थी वो किससे की गई है, सिंधु क्षेत्र से की गई है। दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी के बहरीन से की गई है। और सुमेरी अभिलेखों में दिलमुन को साफ सुथरे नगरों का क्या दिया गया है, साफ सुथरे नगरों का स्थान, यह सूर्योदय का क्षेत्र एवं हाथियों का देश कहा गया है। इसके बाद अगर हम देखें तो मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध का पता लोथल से प्राप्त मम्मी की एक आकृति से चलता है। तो मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध का पता जो है वो लोथल से प्राप्त मम्मी की एक आकृति से चलता है। इसके बाद अगर हम अगला फैक्ट देखते हैं तो सिंधु सभ्यता में मूर्ति कला, वास्तुकला, उत्कीर्ण कला, मृदुभांड कला आदि के उन्नत होने के प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो से एक संयुक्त पशु मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें शरीर भेड़ का तथा मस्तक जो है वो सूरदार हाथी का है। हड़प्पा की पाषाण मूर्तियों में 2 सिर रहित मानव मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। धातु मूर्तियां लुप्त मोम या मधुचिष्ठ विधि, लॉस्ट वैक्स मेथड से क्या की जाती थी, बनाई जाती थी। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति जो है वो क्या है, अत्यंत प्रसिद्ध है। तो हमें ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति जो है वो क्या है, बहुत प्रसिद्ध है। लूथल से कुत्ते तथा कालीबंगा से ताम्र मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। चन्हुदड़ो से क्या प्राप्त है, तो इक्का गाड़ी और बैलगाड़ी की मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। मृण मूर्तियां पुरुषों, स्त्रियों और पशु पक्षियों की प्राप्त हुई हैं। मानव मूर्तियां अधिकतर स्त्रियों की हैं। सर्वाधिक मृण मूर्तियां पशु पक्षियों की प्राप्त हुई हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो सैंधव काल में सर्वाधिक मोहरें सेल खड़ी की बनी है। तो सैंधव काल में ज्यादातर मोहरें जो बनी है वो किसकी बनी हुई है, सेल खड़ी की बनी हुई है। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चर्ट, गोमेद मिट्टी आदि की बनी मोहरें भी हैं। अधिकांश मोहरें वर्गाकार या चौकोर हैं, किंतु कुछ मोहरें घनाकार, गोलाकार अथवा बेलनाकार भी हैं। सिंधु सभ्यता के मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैलों का है। उसके बाद कुबड़ वाले बैलों का। तो हमें ध्यान रखना है कि जो मोहरों पर सर्वाधिक अंकन जो है वो किसका है, एक श्रृंगी बैलों का है, और उसके बाद फिर किसका है, कुबड़ वाले बैलों का है। पशुपति शिव का प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर एक योगी की आकृति बनी है। उस योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी तथा बाईं ओर अगर हम देखें तो गैंडा और भैंसा चित्रित किए गए हैं। 2 हिरन भी बने हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र श्रीफ से क्या किया है, संबंधित किया है। सैंधव मृदुभांड मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के हैं। कुछ मृदुभांड को लाल रंग से रंग कर काली रेखाओं से चित्रित बनाया गया है। कुछ बर्तनों पर मोर, हिरण, कछुआ, मछली, गाय, बकरा, पीपल, नीम, खजूर, केला आदि का क्या है, अंकन देखने को मिलता है। सैंधव मृदु भांडों में मर्तबान, कटोरे, तस्तरियां और थालियां प्रमुख हैं। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। सोने चांदी के अतिरिक्त हाथी दांत, शंख आदि के भी आभूषण तैयार किए जाते थे। सैंधव सभ्यता में मातृ देवी की पूजा प्रमुख थी। हड़प्पा से प्राप्त एक स्त्री की मूर्ति में उसके गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाई गया है। तो हड़प्पा से क्या दिखाया गया कि एक स्त्री की मूर्ति से उसके गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। संभवतः यह देवी धरती की मूर्ति थी जिसे लोग उर्वरता की देवी समझते थे तथा इसकी क्या पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की करते थे। इस तरीके से हमने देखा मातृ देवी एवं शिव की पूजा के अतिरिक्त सैंधव निवासी पशुओं, पक्षियों, वृक्षों आदि की क्या करते थे, उपासना करते थे। लोथल, कालीबंगा एवं बनावली के पुरास्थलों से अग्निकुंड अथवा यज्ञ वेदियों के क्या मिले हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उत्तर दक्षिण दिशा में शव दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, किंतु इसके अपवाद भी मिलते हैं। कालीबंगा में शव जो है वो दक्षिण उत्तर और रोपड़ में पश्चिम पूर्व तथा लोथल में पूर्व पश्चिम दिशा में प्राप्त हुआ है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कालीबंगा में जो है वो दक्षिण उत्तर की दिशा में शव को रखा जाता था, रोपड़ में पश्चिम पूर्व की दिशा में और लोथल में पूर्व पश्चिम दिशा में प्राप्त हुए हैं। और इसके बाद अगर हम देखें आंशिक समाधिकरण के उदाहरण जो है वो कहाँ से मिले हुए हैं, तो बहावलपुर से मिले हुए हैं। अब देखते हैं सैंधव सभ्यता के विनाश के कारणों पर विभिन्न इतिहासकारों और विद्वानों का मत। तो बहुत से जो इतिहासकार थे वो कहते थे कि सैंधव सभ्यता अलग अलग कारणों से क्या हुई है, खत्म हो गई है। तो अगर हम देखें तो विनाश का कारण जो था
बाढ़ किसने माना है? तो बाढ़ जो माना गया है वो मार्शल, मैके और एसआर राव के द्वारा। और कुछ लोगों का मानना था कि सैंधव सभ्यता को खत्म किसके द्वारा किया गया? आर्यों के आक्रमण ने खत्म कर दिया। तो वो कौन मानते थे? गार्डन चाइल्ड, मॉर्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट। इसके बाद जलवायु परिवर्तन के कारण विनाश हुआ सैंधव सभ्यता का, ये किसका मानना था? तो ऑरल स्टीन और अमलानंद घोष का। भूतात्विक परिवर्तन के कारण विनाश किसका मानना था? तो एम आर साहनी, एच टी लैम्ब्रिक और जी एफ डेल्स का। महामारी के द्वारा जो सैंधव सभ्यता थी उसका विनाश हुआ, ये मानना था KUR और कनेडी का। फिर इसके बाद अगर हम देखते हैं तो अदृश्य गाज जो थी वो मानना था दिमित्रियेव का। इसके बाद अभी हमने सारा एक्सप्लेनेशन या जो भी नोट्स दिए गए थे उन सभी चीज़ों को देखी। अब हम उससे रिलेटेड क्या देखेंगे? क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। तो वह किस पर आश्रित होता है? वो आश्रित होता है अर्थव्यवस्था पर। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे समाज परिवर्तित होता जाता है, जैसे खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादन उद्योग आदि। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप में बदलती गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? तो हड़प्पा कौन सी सभ्यता से संबद्ध रखती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। एक्सप्लेनेशन हम देखें तो हड़प्पा नामक पुरास्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता जो है वो कौन से युग से संबंधित है? तो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। हमने पहले ही एक्सप्लेनेशन में पढ़ा है कि आद्य ऐतिहासिक का मतलब है कि लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है परंतु उन्हें अभी पढ़ा नहीं जा सका है। तो अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका, अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? तो गैर आर्य क्यों थी? क्योंकि वह एक नगरीय सभ्यता थी और हमें पता है कि आर्यों की सभ्यता कैसी थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। तो इस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो कैसी थी? गैर आर्य थी क्योंकि नगरीय सभ्यता थी। इसके बाद अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी जबकि आर्य सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को अगला प्रश्न देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो महत्वपूर्ण कारण जो है वो क्या है? तो अगर हम ऑप्शन देखें तो लिपि, दूसरा ऑप्शन है नगर नियोजन, तीसरा ऑप्शन है तांबा और चौथा ऑप्शन है मृदु भांड। तो जो रीजन था वो क्या था कि मृदु भांड था जिसकी वजह से क्या किया गया है? सैंधव सभ्यता को आर्य सभ्यता से पहले रखा गया। एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता लिपि, ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदु भांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदु भांड जहां हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वही धूसर और चित्रित धूसर मृदु भांड आर्यों से संबंधित माने जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि? तो वैदिक सभ्यता से क्यों भिन्न थी? क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, बिल्कुल सही है। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का क्या था? अभाव था। हमें ये ध्यान रखना है, ये तीसरा पॉइंट, कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का क्या था? अभाव था। ये तीनों ही पॉइंट अपने आप में सही है, इसलिए डी ऑप्शन क्या है? सही है। वैदिक सभ्यता से ये क्या थी? भिन्न थी। एक्सप्लेनेशन देखें अगर हम तो सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों से भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे के ज्ञान का क्या था? अभाव था।
अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो जो हमको हड़प्पा संस्कृति की जानकारी मिलती है वो कैसे मिलती है? तो जो खुदाई हुई है और जिससे अवशेष मिले हैं उसके द्वारा हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, अतः सभ्यता से संबद्ध अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर क्या करते हैं, प्रकाश डालते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो प्रकाश कौन डालते हैं? जो पुरातत्व खुदाई के दौरान जो हमें पुरातात्विक अवशेष मिले हैं उन्हीं से तो हमें पता चलता है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहां पाई गई। तो जो पाई गई क्या, पहला ऑप्शन है मोहरे और दूसरा ऑप्शन है बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, तीसरा ऑप्शन मंदिर और चौथा ऑप्शन लिपि है। तो अगर हम देखें तो सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का जो मूल स्रोत है वो क्या है, मोहरे हैं। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो सैंधव्य सभ्यता से संबद्ध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरे इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सैंधव्य सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों और विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो हमें यहाँ पे देखना है कि कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं है। तो एम रफीक मुगल ने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। तो ये पॉइंट जो पहला ही ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। इसके बाद EJ H मैके ने सुमेर से लोगों का पलायन, तो ये बिल्कुल सही है। मॉर्टिमर व्हीलर ने क्या कहा, व्हीलर ने कहा पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन, बिल्कुल सही है। और अमलानंद घोष के हिसाब से हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ, तो ये भी सही है। लेकिन जो अगर हम एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे देखते हैं कि एम रफीक मुगल के बारे में, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। हम इसमें एक्सप्लेनेशन देखें तो हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग, अगर हम देख रहे हैं तो हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अगर हम देखें तो अगर EJ H मैके जो हैं, EJ H मैके हैं, उनका मानना था कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर से लोगों के प्रवसन के कारण हुई है। तो HK मैके का मानना क्या है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, सुमेर से लोगों के प्रवसन के कारण हुई है। तो सुमेर से लोगों के प्रवसन के कारण हुई है, ये किसका मानना था, EJ H मैके के। इन्हीं के समरूप प्रवसन के सिद्धांत के इतिहासविद DH गार्डन तथा मॉर्टिमर व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुई। तो अगर हम देखते हैं किसके बारे में, ये DH गार्डन और मॉर्टिमर व्हीलर के बारे में, तो इनका क्या विचार है, इनका विचार है कि जो हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुई है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अमलानंद घोष के बारे में, तो अमलानंद घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति जो हुई है वो पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुई है। तो पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। इसके बाद स्टुअर्ट पिगट, फेयर सर्विस और जॉर्ज F दिल्स तथा रफीक मुगल आदि विद्वान स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं, एम रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। इन्होंने इस पुरानी मान्यता का क्या किया है, खंडन किया है कि हड़प्पा सभ्यता ने पश्चिमी मेसोपोटामिया सभ्यता से क्या की है, प्रेरणा ली है। तो इस तरीके से हमने एक्सप्लेनेशन देखा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो अगर हम बात करते हैं हड़प्पा, तो हड़प्पा की खोज किसने की है, तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। इसके बाद अगर हम बात करें हस्तिनापुर की, तो हस्तिनापुर की खोज जो है वो किसने की थी, तो बीबी लाल ने की थी। तक्षशिला की खोज किसने की थी, तो तक्षशिला की खोज जो है वो किसने की थी, जॉन मार्शल ने की थी। फिर अगला अगर हम पॉइंट देखते हैं तो यहाँ अगर हम देखें कौसाम्बी की खोज किसने की थी, तो कौसाम्बी की खोज जो है वो किसने की थी, तो कौसाम्बी की खोज NG मजूमदार ने की थी। और हस्तिनापुर की खोज किसने की थी, तो हस्तिनापुर की खोज जो है वो बीबी लाल ने की थी। तो डायरेक्टली हम अगर हम आंसर में ही देख लें तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी, हस्तिनापुर की बीबी लाल ने की थी, तक्षशिला की जॉन मार्शल और कौसाम्बी की NG मजूमदार ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से, तो हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। तो हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा
हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग राजस्थान की जाबर और अजमेर खानों से चांदी क्या करते थे, प्राप्त करते रहे होंगे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो जो हड़प्पा संस्कृति में मिट्टी के बर्तनों पर प्रयोग हुआ है वो कौन से रंग के हैं? तो लाल रंग का। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। सभ्यता की परिपक्व अवस्था में हाथ से चालित चाकू का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन और दूसरे चित्रित मृदु भांड। मृदु भांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदु भांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्यों के समय से जो है मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थे। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियां तथा मोहरों पर प्राप्त चित्र हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो कौन से पशुओं में अगर हम देखें तो किसी एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था, मतलब नहीं थे, वो किसी भी मोहर में नहीं पाए गए, तो वो गाय था। हमने हाथी, बाघ और गेंडा के बारे में पढ़ा था पर गाय के बारे में नहीं पढ़ा था। अगर देखें तो हड़प्पा संस्कृति की मोहरें एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता, जबकि हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि के अंकन मिलते हैं। गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो कौन सा है जो हड़प्पा स्थल नहीं है? तो अगर हम बात करें तो सौहगोरा जो है वो हड़प्पा स्थल नहीं है। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो सौहगोरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चनूदड़ो, कोतदीजी और देशलपुर तीनों ही अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर थे। चनूदड़ो और कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तथा देशलपुर गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है। अगला प्रश्न है, हमें सुमेलित करना है पुरातात्विक खोज के साथ हमें क्या करना है, जोड़ी बनानी है। तो अगर हम बात करते हैं कालीबंगा, तो अगर हमें पता है कि कालीबंगा में हमें जुते हुए खेत के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। लोथल से हमको क्या मिला है, डॉकयार्ड मिला है, गोदीबाड़ा मिला है। और देखें अगर हम और भी दो होंगे, धौलावीरा से हमें क्या देखने को मिलता है? तो धौलावीरा से हमें देखने को मिला है हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। और बनावली से क्या मिला है? तो बनावली से पक्की ईंटों की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। और धौलावीरा का क्या हो जाएगा, हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। तो इस तरीके से देखा हमने। और अगर हम देखें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। इसके बाद अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। और हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की ईंटों की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुते हुए खेत की खोज की गई थी तो कहाँ की गई थी? कालीबंगा में की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में मिले हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 में हमें क्या करना है, सही तरीके से सम्मिलित करना है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो, तो हमें क्या करना है, इसे सही रूप में क्या करना है, सजाना है। तो हम अगर देखें तो मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिला है, कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली है। अगर हम लोथल से देखें तो हमें लोथल से क्या मिला है, तो लोथल से हमें गोदी का प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से हमें क्या मिला है, तो हमें जुता हुआ खेत। और हड़प्पा से हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो शवाधान R37। तो इस तरीके से हमने देखा। और अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखें तो हड़प्पा से शवाधान R37, लोथल से गोदी, कालीबंगा से जुता हुआ खेत और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके बाद दोबारा से हमें सही कूट करना है। तो अगर हम देखें तो हड़प्पा जो है वो कौन सी नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे। इसके बाद अगर हम बात करें हस्तिनापुर जो है वो कहाँ है,
इसके बाद हस्तिनापुर की बात करें तो गंगा की नदी के किनारे, नागार्जुन कोंडा जो है वो कृष्णा नदी के किनारे, और पैठन जो है वो कौन सी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे, हस्तिनापुर गंगा, नागार्जुन कोंडा कृष्णा तथा पैठन जो है वो गोदावरी नदी से संबंधित स्थल है। अगला क्वेश्चन देखें अगर हम, तो हमें मिलाना है जो जहाँ जिस नदी से संबंधित हो। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, लोथल अगर हम बात करें तो भोगवा नदी के किनारे, और रोपड़ जो है वो कौन सी नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे स्थित है। तो सेम यही चीज एक्सप्लेनेशन में बताई गई है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हमने पढ़ा है हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण 55 मीटर और चौड़ाई जो है वो पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर 33 मीटर है। अगला प्रश्न है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया जाता है। तो कहाँ से पाया जाता है, तो मोहनजोदड़ो से पाया जाता है, हमने ऑलरेडी देखा है। अगला है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो लोग लोहे से परिचित थे, हमने ऑलरेडी देखा कि हमने पहले ही देखा था कि सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। तो हमसे पूछा गया कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। बाकी आप देखोगे, नगर में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही। व्यापार वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल सही। मातृदेवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल सही। तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो क्या है, गलत है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो सैंधव सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी युगीन, कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सैंधव नगरों में नालियों की सुदृढ़ता व्यवस्था थी और व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृदेवी की उपासना के अनेक साक्ष्य सैंधव नगरों से मिलते हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि मातृदेवी की उपासना की जाती रही होगी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता किन चीज़ों के लिए जानी जाती है, अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए और अपने उद्योगों के लिए। तो अगर हम बात करें तो ये चारों ही ऑप्शन जो है वो अपने आप में क्या है, बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सभी इसका क्या है, करेक्ट आंसर होगा। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पुरास्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता था। कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य तथा अनेक सैंधव स्थल से जैसे ईंट के भट्टे, मनका निर्माण के कारखाने आदि उद्योग संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार सभी चारों कथन क्या है, सही है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है। तो अगर हम देखें, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सही है। लोथल गुजरात में है। कालीबंगा कहाँ, हरियाणा में है? नहीं, कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। और रोपड़ पंजाब में। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन क्या है, गलत है। इसके बाद अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। अन्य तीनों विकल्प जो हैं वो सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न अगर हम देखें, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हमें समझ में आएगा कि आलमगीरपुर और हुलास, ये दोनों ही स्थल जो हैं वो कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। तो डी ऑप्शन जो है वो क्या है, बिल्कुल सही है। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो कालीबंगा राजस्थान में तथा लोथल गुजरात में स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में तथा हुलास सहारनपुर जिले में स्थित है। अतः स्पष्ट है कि इसका अभीष्ट उत्तर जो है वो क्या होगा, विकल्प डी होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, बनावली हरियाणा में, राखीगढ़ी राजस्थान। तो डी ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में है। तो इसलिए डी ऑप्शन गलत है। अगर हम यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में कि राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज वर्ष 1969 में सूरज भान ने की थी। और बाकी सारे जो दिए गए हैं वो बिल्कुल सही हैं।
अगला हम देखते हैं प्रश्न, हमें सही जोड़ी में लानी है। तो हमने पढ़ा है कि मांडा जो है वो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। दायमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में है। कालीबंगा राजस्थान में है। और राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में है। तो ये क्या है, इनके सटीक उत्तर हैं। अगर हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो सेम चीज़ हमें देखने को मिलेगी, मांडा जम्मू कश्मीर में, दायमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान और राखीगढ़ी हरियाणा में। इसके बाद अगला प्रश्न अगर हम देखें तो हमें जोड़ी में लानी है। तो यहाँ अगर हम देखें तो जो चीज़ें हमें आती हैं, पहले हुलास उत्तर प्रदेश में है, बांडा हमने पढ़ा है कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। अब इसके बाद बालू और पाडरी, और ये जो पाडरी है ये कहाँ पे है, तो ये पाडरी जो है ये गुजरात में है। और बालू जो है वो कहाँ पे है, तो बालू जो है वो हरियाणा में है। तो इस तरीके से हमने देखा, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो बालू जो है वो कहाँ है, हरियाणा में है। मांडा जम्मू कश्मीर में, पाडरी गुजरात में और हुलास उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति में निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है। तो सिंध में कौन अवस्थित है अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलेगा मोहनजोदड़ो और क्या, चन्हूदड़ो। ये जो दो स्थल है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये दो स्थल जो हैं ये सिंध में स्थित है। तो इस हिसाब से बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखें तो उपयुक्त विकल्पों में हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के पंजाब में, मोहनजोदड़ो तथा चन्हूदड़ो दोनों सिंध प्रांत में तथा सुरकोटडा गुजरात में क्या है, स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो हमने पढ़ा था पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। इस हिसाब से सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसके द्वारा दिया गया था, तो किसके द्वारा दिया गया था, तो जे.एच. मैके ने दिया था। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चन्हूदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1931 में एन.जी. मजूमदार ने किया तथा वर्ष 1935-36 में मैके ने यहाँ क्या किया था, उत्खनन करवाया। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। तो कौन सा स्थान, हमने पढ़ा हड़प्पा, जो कि अभी कहाँ पे है, हड़प्पा में, जो पाकिस्तान के पंजाब में। तो अगर देखें हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में स्थित है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित था, जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, लोथल गुजरात प्रांत में तथा आलमगीर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ है। तो रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ पे है, तो सौराष्ट्र में है। रंगपुर कहाँ है, गुजरात के सौराष्ट्र में। इसके बाद अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। तो जो दधेरी है ये कहाँ स्थित है, तो दधेरी जो है ये पंजाब में स्थित है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो दधेरी एक परवर्ती पुरास्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। दधेरी स्थल चित्रित धूसर मृदुभांड काल से संबंधित है, जो कि आर्यों के आगमन का काल भी है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो लोथल है, जो कहाँ है, गुजरात में। बाकी आप जानते हो हड़प्पा भी कहाँ है, पाकिस्तान में, और मोहनजोदड़ो भी जो है वो पाकिस्तान में है। तो इस हिसाब से लोथल जो है क्या है, सही उत्तर है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पुरास्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के तट पर सरगवल गाँव के समीप स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, वो हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरास्थल करता है किस नदी पर स्थित है। तो लोथल कौन सी नदी पर स्थित है, भोगवा नदी पर स्थित है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता लोथल स्थित है। तो लोथल कहाँ स्थित है, तो लोथल गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कहाँ था। पत्तन नगर मतलब अगर हम देखें पोर्ट जो है वो कहाँ था, तो लोथल में था। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, तो कौन है, लोथल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो जो हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो हमको बनावली से प्राप्त हुआ है। बनावली कहाँ है, हरियाणा में है। अगर हम क्वेश्चन देखें तो एक्सप्लेनेशन देखें तो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से हल का हमें टेराकोटा प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल अगर हम
देखें तो लोथल, रोपड़ और कालीबंगा तीनों हैं। जो नहीं है वो कौन सा नहीं है? पाटलिपुत्र नहीं है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें इस क्वेश्चन का, तो कालीबंगा, रोपड़ तथा लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल हैं, जबकि पाटलिपुत्र महाजनपद कालीन एक क्या है? प्रमुख नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। तो बृहद स्थल हमने पढ़ा था एक्सप्लेनेशन में कि राखीगढ़ी जो है वो भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा क्या है? स्थल है। इसके बाद अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरी वाला जो कि कहाँ पे है? पाकिस्तान में, तथा राखीगढ़ी एवं धौलावीरा जो कि भारत में है, हड़प्पा सभ्यता के 5 बृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। तो हमें इस पे ध्यान से गौर करना है कि सबसे बड़ा स्थल कौन है? मोहनजोदड़ो, उसके बाद हड़प्पा और फिर ये गनवेरी वाला। लेकिन ये तीनों कहाँ पे आते हैं? पाकिस्तान में आते हैं। और अगर भारत में देखें तो राखीगढ़ी और धौलावीरा। अगर ओवरऑल देखते हैं तो चौथे स्थान पर आता है, लेकिन अगर भारत में सबसे बड़ा स्थल देखें तो राखीगढ़ी, और राखीगढ़ी के बाद कौन आता है? धौलावीरा आता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि राखीगढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वो कौन कौन सी थी? तो कौन कौन सी थी? हमने देखा है सिंधु थी, चिनाब थी और झेलम थी। तो इसके हिसाब से बी ऑप्शन जो है वो क्या है? बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन हम अगर देखें तो स्थापित सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट तक और माना जाता है। इसमें झेलम, सिंधु एवं चिनाब नदियां तो शामिल हैं, परंतु गंगा नदी इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग किस पे विश्वास करते थे? तो अगर हम इस प्रश्न को देखें तो क्योंकि जो भी लिखित साक्ष्य मिले हैं उसे अभी पढ़े नहीं जा सकते हैं, इस वजह से निश्चित तौर पर बताया नहीं जा सकता कि सिंधु घाटी के लोग किस चीज़ पर विश्वास करते थे। तो इसमें सही उत्तर चुन पाना इसी वजह से कठिन है, और बताया भी नहीं जा सकता निश्चित तौर पर कि सिंधु घाटी के लोग किस चीज़ पर विश्वास करते थे, इसलिए इसमें कोई भी उत्तर सही नहीं माना गया है। और अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका, और इस कारण उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्खनन में प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मातृ शक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा अनुमानित होती है। अग्निकुंड या यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्त हुई हैं। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दफनाने से आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जाता है। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुख्यतः मातृ शक्ति का उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। इस तरीके से अगला प्रश्न देखें, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की क्या करते थे? पूजा किया करते थे। एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे, और इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो कौन थे? किन के निर्देशन में हुआ था? तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुआ था। तो अगर हम देखें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन पर वर्ष 2021 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है वो कौन है? राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो अगर हम जानते हैं कि हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने, तो ये बिल्कुल सही है। लोथल की खोज किसने की थी? तो लोथल की खोज एस.आर. राव ने की थी। बी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। सुरकोटडा की जे.पी. जोशी ने की थी। धौलावीरा की किसने की थी? वी.के. थापड़ ने। ये गलत है, तो ये जो डी ऑप्शन है वो क्या है? गलत है। और अगर हम बात करते हैं धौलावीरा की खोज किसने की थी, तो किसने की थी? आर.एस. विष्ट ने की थी। तो इस तरीके से अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो हड़प्पा का उत्खनन कार्य दयाराम साहनी, लोथल का उत्खनन एस.आर. राव और सुरकोटडा का जो उत्खनन है वो जे.पी. जोशी ने करवाया था, जबकि धौलावीरा का उत्खनन वी.के. थापड़ ने नहीं बल्कि आर.एस. विष्ट ने कराया था। अतः विकल्प डी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखें, हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, तो कौन थे वो? तो
वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। इसके बाद अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, किंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं समझ सके थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो कौन संबंधित नहीं थे? तो ये जो वीए स्मिथ हैं वो संबंधित नहीं थे, बाकी आर.डी. बनर्जी, एम.एस. वत्स और के.एन. दीक्षित ये तीनों ही क्या थे? संबंधित थे। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। वर्ष 1926 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के सर्वेक्षण से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखल दास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान जैसे के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल स्टीन, ए. घोष, जे.पी. जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि वी.ए. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं थे, बल्कि ये भारतविद एवं कला इतिहास के रूप में क्या थे? प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो जो घरों में कुएं और स्नानागार जो थे वो हर घरों में ही हुआ करते थे, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो सभी उत्तर सही हैं। और अगर हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका, तो जय नारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के पृष्ठ संख्या 386 के अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं और स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। रामशरण शर्मा की पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास के पृष्ठ संख्या 78 के अनुसार कालीबंगा के प्रायः सभी घरों में क्या थे? कुएं थे। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में निम्नलिखित के आने का सही क्रम हमको क्या करना है? लिखना है। तो सबसे पहले जो आई वो क्या आई थी? तो वो जो सबसे पहले आई नगर संस्कृति आई। नगर संस्कृति के बाद क्या आया? लोहे का हल। लोहे के हल के बाद हम आहत मुद्रा या चांदी के सिक्के देखते हैं, तो आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के और फिर अंत में हम सोने के सिक्के देखते हैं। तो इस तरीके से अगर हम सही कालानुक्रम देखें तो 4 3 2 1, तो सही उत्तर क्या होगा इसका? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी होगा। और अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए विख्यात थी। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्हूदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा तथा बनावली से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्य कालीन है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी है? कांस्य कालीन है। लोहे का ज्ञान कांस्य के बाद वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आए। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों ने जारी किए, जिनकी संख्या कुषाण काल में बढ़ी। तो इस तरीके से हमने एक्सप्लेनेशन देखा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया। तो कौन सा प्रयोग किया गया मानव के द्वारा? तो तांबा धातु का प्रयोग किया गया। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया। विश्व के विभिन्न भागों में इसके प्रयोग की तिथि में पर्याप्त अंतर है। अगला क्वेश्चन, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। तो हाथी दांत का पैमाना जो मिला है वो कहाँ मिला है? तो वो मिला हुआ है हमें लोथल से मिला है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पीय संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है। यह गुजरात में सिंध स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो कौन से धातु की प्राप्ति नहीं हुई? अगर हम बात करें हड़प्पा कालीन सभ्यताओं में, तो हड़प्पा कालीन सभ्यता में लोहे धातु की जो है वो प्राप्ति नहीं हुई है। एक्सप्लेनेशन देखें तो हड़प्पा कालीन सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो कौन सा स्थल जो है स्थित है? वो बनावली स्थल है, जो कि घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। इसमें अगर हम देखें तो हरियाणा में स्थित बनावली नामक हड़प्पियाई स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों के सही उत्तर चुनिए। तो पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और
कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन है हड़प्पा के लोगों ने सड़क और नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, ये भी सही है। और तीसरा है हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। तो हमने पढ़ा था कि हड़प्पा कालीन सभ्यता को ताम्रकालीन सभ्यता भी कहा जाता था, तो उन्हें धातुओं के बारे में क्या था, पता था। तो इसलिए तीसरा ऑप्शन गलत है और बाकी पहला और दूसरा ऑप्शन क्या है, सही है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। सैंधव सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कों के दोनों किनारों पर पक्की नालियां बनाई जाती थी जिन्हें बड़ी ईंटों अथवा पत्थर के टुकड़ों से ढका जाता था। इस समय सोने तथा चांदी के आभूषण बनाए जाते थे। तांबे के साथ टिन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, बिल्कुल सही है, अब विलुप्त हो गए हैं, कारण वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो अगर आप देखेंगे तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्या ये कारण जो है वो कथन को स्पष्टीकरण कर रहा है, तो नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। और अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जो है ये नगर सैंधव सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे जिनकी खोज उत्खननों के दौरान क्रमशः राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने की थी। वर्तमान में ये नगर मृतप्राय विलुप्त स्थिति में है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता, अतः विकल्प बी जो है इसलिए क्या है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो वो कहाँ से मिले हैं, तो धौलावीरा से मिले हैं। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है राखीगढ़ी के बाद। ये गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की गई हैं। इन खोजों में शैलकृत जलकुंड भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखें, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वो क्या है, तो धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वो कौन सा राज्य है, तो वो गुजरात राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है, तो लोथल, कालीबंगा या धौलावीरा, सुरकोटदा। तो कौन 3 जो भागों में विभक्त था, तो धौलावीरा। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो धौलावीरा नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों किला, मध्य नगर और निचला नगर में क्या किया गया था, विभाजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त होते हैं, तो 3 नगरों के अवशेष हमें कहाँ से मिलते हैं, धौलावीरा से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता है, तो वो कौन सा नगर है, तो वो नगर का नाम जो है वो क्या है, धौलावीरा है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखें तो धौलावीरा नामक प्रमुख हड़प्पाई पुरास्थल गुजरात राज्य के कच्छ जनपद में स्थित है। धौलावीरा नियोजित नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। धौलावीरा नगर में अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र विकसित किए गए थे जो संभवतः विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों और एक वर्गीकृत समाज पर आधारित थे। यह प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध हैं। यहाँ पर बांधों की श्रृंखलाओं का निर्माण किया गया था तथा अगर हम देखें संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। यहाँ से जल संचयन प्रणालियों तथा जल निकासी प्रणालियों के साथ साथ वास्तुशिल्प एवं तकनीकी रूप से विकसित सुविधाओं में नजर आने वाली उत्कृष्ट तकनीकी प्रगति स्थानीय सामग्री के डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रभावकारी उपयोग में स्पष्ट रूप से क्या होती है, परिलक्षित होती है। अगला प्रश्न है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो वो कहाँ से हुआ है, अभी हमने एक्सप्लेनेशन देखा है, धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है, तो इसके 2 उत्तर सही होंगे, लोथल और कालीबंगा। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ पर तो लोथल से सर्वाधिक 3 युगल समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से भी एक युगल समाधिकरण का प्रमाण मिला हुआ है। राखीगढ़ी से भी युगल समाधि प्राप्त हुई है। यदि संख्या को आधार माना जाए तो सही उत्तर विकल्प सी होगा, किंतु यदि प्रमाण को आधार माना जाए तो सही उत्तर जो है वो विकल्प सी और डी दोनों होंगे। तो इस तरीके से अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े। हड़प्पन स्थल सोनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं, तो सोनौली के अभी हाल में उत्खननों
उत्खननों से जो हमें प्राप्त हुआ है वो मानव शवाधान प्राप्त हुआ है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारौत तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। इन शवाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं, जिनमें गहने प्रमुख हैं। इनके साथ ही कुछ जानवरों की हड्डियां भी क्या हुई हैं, प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है मांडी, वो भारत के कौन से राज्य में? उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो जून 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का एक गांव मांडी अचानक चर्चा में आ गया था। बघरा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव में एक खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले थे। इसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया था? तो जो कपास की खेती का आरंभ है वो सर्वप्रथम भारत में हुआ था। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सामान्यतः माना जाता है कि यह प्रधानतया लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे किंतु वर्चस्वशाली नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता में अनेक स्थलों से कपास के रेशों से निर्मित वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वहाँ के लोग इसका निर्माण करते थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो वृषभ मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मुहर की कलात्मकता की भूरी भूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने की है। इसमें बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में जो विशिष्टता दिखाई गई है वह अपूर्व है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है? तो किसका नहीं मिलता है? तो अगर हम देखें तो घोड़े का जो अंकन है वो हमको हड़प्पा संस्कृति के मुहरों पर नहीं मिलता है देखने को। इसमें अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसका अंकन हड़प्पा की मुहरों पर नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो किसके अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं प्राप्त हुए हैं? तो शेर के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो दिए गए विकल्पों में से गाय और हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, किंतु घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। आधुनिक उत्खनन के निष्कर्षों के आधार पर अनेक प्रख्यात विद्वानों ने घोड़े के अवशेषों के सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने के अभिमत की पुष्टि की है। दूसरी ओर सिंधु घाटी के सभ्यता के उत्खनन से बाघ एवं चीता के अवशेषों की प्राप्ति का उल्लेख तो है, किंतु शेर का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। अतः इस प्रकार उत्तर विकल्प ए जो है वो क्या होगा? अभीष्ट होगा। अगला प्रश्न है, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। तो सींग युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? बनावली से, कालीबंगा से। तो सींग युक्त देवता की जो आकृति है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वो कालीबंगा से प्राप्त हुई है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें इस क्वेश्चन का तो हमें देखने को मिलेगा कि कालीबंगा के मृण पट्टिका पर एक और दोहरे सींग वाले देवता का अंकन है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी सींग युक्त देवता का चित्र प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो कौन सी सभ्यता है जो नील नदी के तट पर पनपी? तो मिस्र की सभ्यता है। अगर हम देखें एक्सप्लेनेशन तो मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता की आधार थी। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान हो जाता। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी समकालीन सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम बताइए। तो उत्तर से दक्षिण का सही क्रम अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एजटेक, उसके बाद माया, फिर मुइस्का और फिर इंका। तो डी ऑप्शन जो है ये क्या है? अगर देखें तो उत्तर से दक्षिण का क्या है? सही क्रम है। और अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो एजटेक सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य मैक्सिको से लेकर बेलीज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ तथा उत्तरी कोस्टारिका तक के क्षेत्र शामिल हैं। इस प्रकार एजटेक सभ्यता का विस्तार
मध्य मैक्सिको में माया सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग अर्थात दक्षिणी मैक्सिको से लेकर दक्षिणी ग्वाटेमाला, वेलिज, अल सल्वाडोर एवं होंडुरास तक था। इसके अलावा मुइस्का सभ्यता दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में विस्तृत थी, जबकि इंका सभ्यता का विस्तार जो था वो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में उत्तर में क्विटो से लेकर दक्षिण में सेंटियागो तक था। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रश्नानुसार की गई सभ्यताओं का क्रमशः जो उत्तर होगा उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार है: एज़टेक, एज़टेक के बाद माया, माया के बाद मुइस्का और फिर इसके बाद इंका। तो अतः विकल्प डी जो है वो क्या है, सही उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। तो लेखन कला को जो प्रस्तुत करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी वो कौन सी थी? तो सुमेरिया सभ्यता थी। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व की प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल और आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक्सप्लेनेशन नोट्स को पढ़े और उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न थे उनको सॉल्व किया। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने नहीं किया है। और भी फ्रेंड्स के साथ आप सब शेयर कर सकते हैं, तो प्लीज़ शेयर करें। दिस इज़ अ मोटिवेशनल फैक्टर फॉर मी। तो बस आपसे इतना ही कहेंगे, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।